लेक्चर ऑन क्लासेस के स्टूडेंट लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं कविता डिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ इग्नू की एमए हिस्ट्री। और एमए हिस्ट्री का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है हमारा MHI 111 भारत पे नगरीकरण, जो कि हमको पढ़ना है 13वीं शताब्दी से 1950 तक, यानी कि आपका आज़ादी के बाद तक का नगरीकरण कैसे था, जिसमें आपको मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है। राइट, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 10, जो कि आपकी बुक का ही है, भारत में नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब होता है कि आप उस समय किस तरीके से नगरीय व्यवस्था किस तरीके से की गई थी, क्या क्या चेंजेस किए सल्तनत काल में, मुगल काल में, उसके बाद औपनिवेशिक काल आया, तो वो सब हमको इस वाली पार्ट में पढ़ना है। जो आपका MHI 110 था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, उसके बाद चोल पांड्य राज्य जितने भी आए थे उनका किस तरीके से नगरीकरण हुआ था, वो हमने 110 में पढ़ा था। अब उसके बाद का 13वीं शताब्दी से हमको यहाँ पर पढ़ना है। ऑलराइट, इस समय आपका मुगल साम्राज्य था, सल्तनत काल था, उस समय किस तरीके का था, आइए पढ़ते हैं। आज का हमारा है चैप्टर 10। चैप्टर 10 में है आपका मध्यकालीन दक्कन में नगरों का स्वरूप, यानी कि जिस समय उत्तर भारत में सल्तनत काल चल रहा था और उसके बाद मुगल काल आया, तो दक्षिण भारत में किस तरीके का नगरीकरण हो रहा था वो आपको इस चैप्टर में बताना है। राइट, इसमें आपको व्यापार बताना है। इसमें जो पूछा गया, मैंने आपके पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें जो व्यापार हुआ था दक्कन की तरफ, जितने भी नगर बने थे उसमें जो व्यापार था उसके बारे में आपको डिटेल्स में लिखना है। ऑलराइट, मैंने आपके लिए जो डायग्राम बनाया है कि आपको पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के अंदर कौन कौन से राज्य आते थे, गुलबर्गा, बीदर, गोलकोंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर, गुलबर्गा, बीजापुर, राइट, बुरहानपुर, ये सारे व्यापारिक केंद्र थे। यहाँ से व्यापार किया जाता था, कपड़े का, सोने का, चांदी का, राइट, शोरा का, बारूद का, इस तरीके का यहाँ पर व्यापार किया जाता था। और ये स्वतंत्र राज्य थे। स्वतंत्र राज्य आपको समझाया था कि स्वतंत्र राज्य क्या होता है, कि जो मुगल साम्राज्य उत्तर भारत में सल्तनत काल था, उसके बाद मुगल काल था, उसमें क्या होता था कि उनके पास इतना मतलब कि क्योंकि डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना उनके पास, क्योंकि लंबी दूरी है, तो उनके नियंत्रण करने के लिए कोई सहायक नहीं था। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि अपने किसी आदमी को भेजते थे और वहाँ जाके सुल्तान बन जा। जब सुल्तान बन जाता था तो वहाँ के जो राजा होते थे, जो भी उसको आक्रमण करके वहाँ पर कब्जा करके अपना कानून बनाते थे, अपने व्यापार करते थे। ठीक है, उनका आधिपत्य उसके ऊपर होता था, उसे ही बोलते हैं स्वतंत्र राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र राज्य बन गए और ये भी आपस में लड़ते रहते थे, क्योंकि तुंगभद्रा नदी जो थी, यहाँ कृष्णा नदी और तुंगभद्रा के बीच का जो दोआब है, कृष्णा नदी दोआब है, उसके कारण इनके बीच में विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में क्या होता था, संघर्ष चलता रहता था। ये आपने ऑलरेडी विजयनगर साम्राज्य में पढ़ा होगा, हरिहर और बुक्का। राइट, ये पूरा आपका बैकग्राउंड तैयार हो गया है। राइट, तो अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो ये बहमनी साम्राज्य है, गोलकोंडा, बीदर, बीजापुर, ये सब, यहाँ पर क्या होता था, व्यापार होता था। और यहाँ का नगरीकरण कैसा था, वास्तुकला कैसी थी, वो सब आपको इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये आपके लिए मैंने डायग्राम तैयार किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत कैसा था, कौन कौन से राज्य थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका डिटेल में और उससे बनाया है कि ऊपर की तरफ ये पूरा आपका बहमनी साम्राज्य था और नीचे पूरा आपका विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, और इसके ये जो गुलबर्गा, बीदर, बरार, बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी थी गुलबर्गा और उसके बाद बीदर हो गई थी। ठीक है, किसने किया था, सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी शाह ने। आइए पढ़ते हैं इसका आंसर। पहले हमको नगरीकरण बताना है, फिर उसके बाद व्यापारिक नगर बताने हैं। ऑलराइट, उसके बाद करना है कि आपको क्या लिखना है कि 14वीं शताब्दी में, बिल्कुल सिंपल भाषा में आंसर है बेटा, कि आप पढ़ेंगे बिल्कुल कहानी की तरह याद हो जाएगा और ये आपका पूरी जिंदगी काम आएगा। यूपीएससी, यूजीसी, नेट, जिसमें भी आप एग्जाम देते हैं तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारत का इतिहास से आपका क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर डूइंग एमए हिस्ट्री, मास्टर बन रहे हैं आप हिस्ट्री के, तो आपको भारत के बारे में, भारत के हर केंद्र के बारे में, हर जिले के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप मास्टर कहलाएंगे। ओके, पढ़ते हैं आगे। 14वीं शताब्दी में सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी शाह ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की और अलाउद्दीन बहमनी शाह को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। और 1347 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह करके दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य बना लिया, अपना ही एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसका मूल नाम जफर खान था, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है। और बहमनी साम्राज्य की राजधानी पहले गुलबर्गा थी और फिर बाद में बीदर हो गई। ऑलराइट, ये ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर रखा है बहमनी साम्राज्य वाले चैप्टर टॉपिक के साथ। ठीक है,
मध्यकालीन दक्कन से नगरों के स्वरूप से स्रोतों से का अभाव था। आपको पहले ही पता है कि दक्षिण भारत में हमें ज़्यादातर स्रोत नहीं मिले हैं, हिस्टोरिकल स्रोत नहीं मिले हैं। जो भी तमिल संगम साहित्य था उसके अंदर जो भी लिखा गया है उसी से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती थी, और जो खुदाई के कारण भी जो थोड़ा बहुत मिला उससे पता चलता है कि यहाँ पर नगरीकरण इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कम भी नहीं हुआ। नगरीकरण हुआ, कुछ बस्तियाँ यहाँ पर पहले से ही विद्यमान थी। इन बस्तियों का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, वो जो बस्तियां थी जहाँ से व्यापार किया जाता था, वहां से ये सब इनके बारे में जानकारी मिलती थी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। इन बस्तियों का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। दक्कन की भौगोलिक स्थिति के आधार पर कहा जाता है कि यहाँ पर छोटे और बड़े केंद्र बड़ी संख्या में थे। छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे नगर थे जो कि व्यापार करते थे, उत्पादन करते थे, प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, महाराष्ट्र में के स्रोतों से कस्बा, पैठ और मीरे का उल्लेख है। पैठ, मीरे, ये क्या होता है ये आगे बताती हूँ मैं। ओके, कस्बे का मतलब होता है कि कस्बे एक स्थायी बाजार होता है, और पैठ होता है जो कि वीकली मार्केट लगती है, जैसे वीकली बाजार लगता है उसको पैठ बोला जाता है। और जो भक्ति साहित्य हैं उनमें भी आयोजित हाट बाजारों का उल्लेख है। राइट, दक्षिण भारत में हाट बाजार लगता था, एक तरह का, जैसे कहते हैं ना कि पूरा महीने का बाजार या वीकली बाजार, हाट बाजार जिसे कहते हैं, इस टाइप का भी लगता था। और यह शहरी बस्तियां और व्यापार के अलावा शहरी बस्तियां किले के आसपास विकसित हुई। यहाँ पर किले भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये जो बस्तियां बनी थी वो किले के आसपास ही बनी थी। यहाँ किले कई प्रकार के थे, जैसे पहाड़ी किले, मैदानी क्षेत्र के किले, राइट, और किले और समुद्र तटीय थे। ठीक है, यहाँ पर किले कई प्रकार के थे, पहाड़ी किले, मैदानी किले, क्षेत्र किले, मतलब हर जगह जगह पर उन्होंने क्या कर रखे थे, किले बना रखे थे अपने रहने के लिए, और वहीं पर बस्तियां थी, वहीं व्यापार भी किया जाता था। यह इन सभी जगहों के नगरियों का विकास हुआ। मध्यकालीन दक्कन के शहर बहुमुखी थे, यानी कि उनके बहुत सारे जो कहते हैं ना कि एंट्रिंग गेट, एग्जिट गेट काफ़ी ज़्यादा थे, जिसमें कि गोलकुंडा और बीजापुर का जो किला है जैसे शहर इनके प्रमुख राजधानी शहर में से था, और यह सट्टा के लिए किलेबंदी केंद्रों के रूप में उभरे। ठीक है, गुलबर्गा का किला, बीदर का किला, ऐसा होता है ना कि किला, जैसे ये किला है और इसके चारों तरफ बाउंड्री होती है, तो यहीं पर क्या होता था, नगर बसा होता था इस टाइप का। तो इस तरीके के जो किले थे उसके अंदर, जहाँ सुल्तान, नौकरशाही, अभिजात वर्ग, सूफी, कारीगर, व्यवसायी और व्यापारी वास करते थे। जो नगर, जो किला है उसके अंदर जो नगर होता था उसके अंदर ये सारे लोग रहते थे। व्यापारी रहते थे, सूफी रहते थे, अभिजात वर्ग, नौकरशाही, ये सब रहते थे। दक्कन का अपने छोटे उत्पादकों यानी कि जो दक्कन में अब क्या होता था कि प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, राइट, ये तो हमने किले के बारे में पढ़ लिया। अब क्या होता है कि प्रोडक्शन क्या था, वहाँ पर किस चीज़ का व्यापार किया जाता था, प्रोडक्शन होता था। ठीक है, उत्पादकों का, जैसे वस्त्र उत्पादक के रूप में बुरहानपुर और औरंगाबाद, हीरे और रत्न जो नगर के रूप में रावलकोंडा और कुल्लूर। कुल्लूर आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि कहाँ था, नागार्जुन कोंडा और आपका अमरावती, उस तरफ में जो कुल्लूर की तरफ था वो वाला जो एरिया था, डायग्राम में दिखा रही थी इस तरह बेटा। ठीक है, इधर आपका गोलकुंडा के इधर आपका नागार्जुन कोंडा था, राइट। उसके बाद है कि शोरा और बारूद उत्पादक केंद्र के रूप में रेलांगा और मिर्जन थे, और बाद में बीजापुर भी हुआ। शोरा क्या होता है, शोरा एक जो कहते हैं बेसिक प्रोडक्ट होता है, बारूद बनाने का जो रॉ मटेरियल होता है उसे ही शोरा कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो अंग्रेज लोग हैं वो शोरा नहीं ले जा पा रहे थे यहाँ से, राइट, तो उन्होंने क्या किया कि इसका जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि रिफाइंड शोरा नहीं लेकर जा रहे थे, अनरिफाइंड शोरा को अपने साथ इसका निर्यात किया जा रहा था भारत से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गोलकुंडा के बारे में। गोलकुंडा जो है गोलकुंडा शहर गोलकुंडा किले के पास था और इसके 4 दीवारों से घिरा हुआ था। और मैंने इसमें आपको जो आंसर है वो पूरा डिटेल में लिखा है। अगर आपका क्वेश्चन जिस तरीके से होगा, अगर वो सिर्फ व्यापार के बारे में पूछ रहे हैं तो आप व्यापार के बारे में लिखिएगा। अगर स्पेशल अलग से गोलकुंडा और बीजापुर आ जाता है तो आप अलग से ये गोलकुंडा और बीजापुर लिखिए, लेकिन ये डायग्राम जरूर बनाइएगा बेटा। ओके, तो गोलकुंडा शहर गोलकुंडा किले के पास था और यहाँ 4 दीवारों से घिरा हुआ था। दीवार प्राकृतिक चट्टानों पर बनी है और दीवारों
द्वारा एक बड़े क्षेत्र को घेरा गया था। पूरा गोलकुंडा का किला था जो कि एक विशेष स्पेशलाइज़ था, क्योंकि इसमें पानी के लिए दूर से लाने की तकनीक का प्रयोग किया गया था। पानी के लिए जो है दूर से लाने के लिए एक प्रोसेस उन्होंने वहाँ पर यूज़ कर रखा था। किले के अंदर ही बनाया गया था। किले के भीतर एक शास्त्रागार और अस्तबल था, और किले की दीवारों के बाहर नगर स्थित था, तथा वह दीवारों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। यानी कि जो पूरा किला है जो है वो चारों तरफ से दीवारों से घिरा था, और उसके बीच में क्या था, नगर था, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। किले के निकट की कुतुब शाही सुल्तानों के मकबरे थे। यानी कि किले के पास ही आपको पता है कि मकबरे भी होते हैं और मस्जिदें भी होती हैं। ठीक है, सुल्तानों के मकबरे थे, और जो कि वास्तुकला की दृष्टि से विशिष्ट थे। विशिष्ट मीन्स स्पेशलाइज थे। लंबे समय से गोलकुंडा राज्य की राजधानी थी, और 19वीं शताब्दी में किले में अत्यधिक भीड़ के कारण 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई, क्योंकि व्यापार अधिक होता था। तो उसको क्या किया कि एक नया नगर बनाया गया, जिसे भागनगर स्थापित किया गया था, और इसे हम आज हैदराबाद कहा जाता है। जो कि आज का हैदराबाद है, उसको पहले भागनगर कहा जाता था, जो कि मैदानी क्षेत्र में स्थित है। यह यहाँ राजनीतिक आर्थिक केंद्र और उसके आसपास बाजार हैं, जो आज भी किले के अंदर अनेक घर देखे जा सकते हैं, आज भी विद्यमान हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बीजापुर का किला। बीजापुर, यद्यपि बीजापुर एक पुराना शहर था, परंतु आदिल शाही सुल्तानों द्वारा अपनी राजधानी बनाने के बाद इसे विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, और यह शहर मैदानी क्षेत्र है और प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक बीजापुर का किला है। राइट। बीजापुर में भारत का सबसे गोल गुंबद, सबसे बड़ा गोल गुंबद जो है भारत का, वो बीजापुर किले के अंदर है। ठीक है, यहाँ पानी की आपूर्ति के लिए चार दीवारी के अंदर दो बड़े टैंकों, यानी कि जिसे बावड़ी बोला जाता है, बावड़ी होता है जिसमें कि पानी भरा जाता है, उसको बोलते हैं, जिससे कि किले में पानी की आपूर्ति की जाती थी। तो दो बड़े टैंक थे, जिसे ताज बावड़ी और चांद बावड़ी कहा जाता था, जो कि बीजापुर किले के अंदर है, बनाए गए थे। और अकबर के राजदूत असक बेद के अनुसार बाजार हरा भरा और साफ था। असक बेद यानी कि जो राजदूत था, उसमें लिखा था कि बाजार जो होते थे वो बिल्कुल हरे भरे होते थे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके, कोई भी अगर आपको कुछ छूट जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, वह सामान से भरा रहता था, और फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता यानी कि फरिश्ता कौन है, ये इतिहासकार है। ठीक है, जो लेखक होते थे वहाँ पर शाही दरबार में रहते थे। तो फरिश्ता के अनुसार आदिल शाही सुल्तानों ने एक नया बाजार क्षेत्र शाहपुर स्थापित किया था। किलेबंद बीजापुर 33 वार्डों से में विभाजित था, यानी कि 33 वार्डों से जो बीजापुर किला विभाजित किया गया था। तो सोचो कितना बड़ा होता। बीजापुर आज भी अब कर्नाटक राज्य में स्थित हो गया। अब उसकी जो बाउंड्री होगी वो कर्नाटक राज्य में चली गई। अब इसे आधिकारिक रूप के तौर पर विजयपुरी के नाम से जाना जाता है। जो बीजापुर है उसे विजयपुरी के नाम से जाना जाता है आज के डेट में। ठीक है, बीजापुर 15वीं से 17वीं शताब्दी तक आदिल शाही राजवंशों की राजधानी रहा है। 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। और 1686 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, औरंगजेब ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था। अब बारी आ जाती है, हमने किले के बारे में बता दिया, अब बारी आ जाती है कि जो व्यापारिक केंद्र थे जहाँ पर प्रोडक्शन होता था। तो दक्कन के औद्योगिक नगर कौन कौन से थे, ये आपको पहले ही बता दिया है। आपके दक्कन के औद्योगिक नगर ये सारे ही थे। ठीक है, गुलबर्गा, अहमदपुर, बुरहानपुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, ये सारे व्यापारिक केंद्र ही थे जहाँ पर कि व्यापार किया जाता था। महत्वपूर्ण राज्य थे। ठीक है, तो इन राज्यों में क्या क्या व्यापार होता था। सबसे पहले होता था वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में मध्यकालीन दक्कन में विभिन्न उद्योगों के विकास के साथ नगरों और शहरों का भी विकास हुआ। ठीक है, इन नगरों में औद्योगिक उत्पादों यानी कि जो उत्पाद यानी कि प्रोडक्शन जिस तरीके का होता था, उसकी अधिक मांग थी। ठीक है, यानी कि जो मटेरियल होता था उसकी बहुत मांग थी, यानी कि कपड़े की बहुत मांग थी, जो कि कहाँ बनाया जाता था, भारत में बनाया जाता था। ठीक है, बुरहानपुर में सफ़ेद और छापा वस्त्रों यानी कि छपाई वाले जो वस्त्र होते थे, छापा वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। और ये कपड़े ईरान, अरब, तुर्की तक बड़ी मात्रा में भेजे जाते थे। ठीक है, तो जब भेजे जाएंगे तो कहाँ से भेजे जाएंगे, समुद्री रास्ते से भेजे जाएंगे, बंदरगाह से भेजे जाएंगे। इसलिए आपका जो केस स्टडी है उसमें आपका कावेरी पट्टनम और आपका बंदरगाह सूरत बंदरगाह, कैम्बे बंदरगाह, इस तरीके के बंदरगाह हैं
वो भी आपको इस बुक के अंदर पढ़ने हैं, जो कि केस स्टडी जरूर करके जाइएगा। केस स्टडी अगर आप करेंगे तो आपका 20 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, केस स्टडी के भी मैंने आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर डाले हैं। अकबर के समय बुरहानपुर की स्थापना सुल्तान नासिर खान ने 1398 से 99 में की थी। ठीक है, 14वीं शताब्दी इसको बोलते हैं। अकबर के समय यह अपने समृद्ध वस्त्र निर्माण और जरी का काम, जैसे सोने चांदी की कढ़ाई, मतलब जरी के काम के लिए ये जाना जाता था। और 17वीं शताब्दी में मराठों के आक्रमण के कारण बुरहानपुर के व्यापार को कोई भारी धक्का लगा। बुरहानपुर का व्यापार यानी मराठों ने जब आक्रमण किया तो ये थोड़ा सा वहां पर कार्य रुक गया। तो आदिल शाह सल्तनत के पास एक समृद्ध कपास और रेशम बुनाई का उद्योग था। जो आदिल शाह सल्तनत थी उसके पास ये सारा जो प्रोडक्शन का सामान, कच्चा माल, रेशम, ये सब उसका उद्योग था। और रेशम को चीन से आयात किया जाता था, चीन से मंगाया जाता था। कोंकण के बंदरगाहों के आसपास जो औद्योगिक नगर विकसित हुए, जो मतलब कोंकण के पास जो हुए थे वो थे चौल, दाभोज, राजपुरा, वेंगुली थे। और यह जहाँ कपास बुनाई आज तक जीवित है। ये आपके छोटे छोटे आंसर हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, जो कि अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो उस समय पूछा जाता है कि कौन कौन से बंदरगाह थे, वहाँ पर कौन कौन से राज्य थे जो वस्त्र का उद्योग का करते थे, जहाँ पर प्रोडक्शन होता था। इस तरीके के क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर उसके बाद आता है शोरा और बारूद। शोरा मैंने आपको बता दिया, शोरा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है बारूद बनाने के लिए, राइट। और इसको रिफाइन किया जाता है, जो कि काली मिट्टी से बनाया जाता है शोरा। ठीक है, तो शोरा का उत्पादन दक्षिण भारत में कई भागों में होता था। और शोरा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था, और जो तोपों और बंदूकों के लिए आवश्यक था, क्योंकि युद्ध करते थे। युद्ध और लड़ाई के लिए मुगल काल में, मुगल साम्राज्य के और जो सल्तनत काल था उसके बाद जो बारी बारी से जितने भी आए, तो उनको क्या चाहिए था, बारूद चाहिए था लड़ाई करने के लिए, कब्जा करने के लिए। तो इसलिए बारूद को जो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते थे। तो अंग्रेज जो है वो अनरिफाइंड शोरा खरीदना, उसका निर्यात करना जारी किया, क्योंकि रिफाइंड उनको मिला नहीं शोरा। ठीक है, तो उसका रॉ मटेरियल ही उसका निर्यात करने लग गए थे। शोरा का व्यापार 17वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि बारूद ने क्या किया कि मुगल और अहमदनगर तथा बीजापुर राज्यों के बीच प्रतिद्वंद के कारण स्थानीय कूटनीति से पुर्तगालियों को एक मजबूत स्थिति प्रदान की। अब इनके पास बारूद था, तो जो पुर्तगाली इनके ऊपर कब्जा करने जा रहे थे उनको भी रोकने के लिए इनको बारूद की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो अहमदनगर तथा बीजापुर में, ठीक है, विजयनगर में लोहे और शोरे का की कई खानें थी। जो विजयनगर साम्राज्य है वहाँ पर शोरे की और लोहे की खानें थी। और बीजापुर ने जब इस पर अधिकार कर लिया तो वहाँ वे भी, अब जब बीजापुर ने इस पर अधिकार कर लिया तो क्या किया, तो उनकी ये खाने उनके पास चली गई, बीजापुर वालों के पास, राइट। उसके बाद हीरा उद्योग। हीरा उद्योग जो है दक्कन में हीरे का महत्वपूर्ण खाने थी। रावलकोंडा कुल्लूर खानों के लिए एक निश्चित राशि भुगतान करने पर राजा द्वारा व्यापारियों को किराए पर दिया जाता था, यानी कि खादान दे दी और उससे किराया लेते थे, राइट। तो बीजापुर में हीरे की 15 खाने थी, राइट। तो बीजापुर में 15 खाने थी, जिसमें से प्रमुख खान थी आपका राम रमन कोटा या राउल कोंडा के पास स्थित थी। ठीक है, और ये बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के अन्य राज्यों में खानों पर मालिकाना सॉरी, ठीक है बेटा, मालिकाना लिखा है, ये मालिकाना अधिकार था। जो बीजापुर और गोलकुंडा के शासक थे उनका हीरे की खानों पर अपना अधिकार था, राइट। तो ये आपको आई होप समझ आया होगा। उसके बाद लास्ट मैंने एक शिल्प उत्पादन भी लिख दिया है, जो कि बीदर में होता था। बीदर जो है हैदराबाद का एक प्रसिद्ध शिल्प उत्पादन केंद्र है, और बहमनी शासकों ने इस उद्योग को बढ़ावा दिया। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कपड़ा उद्योग भी होते थे। ठीक है, बहमनी शासकों के पास कई जहाज थे जिसका उपयोग वो व्यापार करने के लिए करते थे, जहाँ से वस्त्र जो है बीदरी काम की वस्तुएं और वारंगल की कालीनों का निर्यात होता था। अब क्या होता था कि जो बीदर है, मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल में लिखा, आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। कपड़ा इनके पास कपास होता था। कपास से क्या होता था कि क्योंकि काली मिट्टी थी यहाँ पर, तो कपास का प्रोडक्शन होता था, कपड़ा बनाते थे, रेशम का कपड़ा, जरी वाला कपड़ा, उसमें सोने चांदी की कढ़ाई वहाँ से लाते थे। तो उस तरीके से इन्होंने क्या कि व्यापार करे और अपनी जो कालीनें बनाते थे, ये लोग कालीन का निर्यात करते थे। ठीक है, और बदले में वहां से क्या लेते थे, बहुमूल्य वस्तुएं, पत्थर, ठीक है, और दास भी खरीद लेते थे, और भोग विलासिता की वस्तुएं भी खरीदते थे। किससे,
अंग्रेजों से, वहाँ से यूरोप से, और उनको क्या देते थे, बस बदले में वारंगल की कालीन, कपड़ा, ये इस तरीके की चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते थे। राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि दक्कन में वस्त्र उद्योग, हीरा उद्योग, शिल्प उद्योग, शोरा और बारूद उद्योग का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध प्रचलन था। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है दक्षिण भारत में कौन से उद्योग थे, तो आप इसके बारे में लिखेंगे गोलकुंडा, और अगर नगरीकरण आता है तो गोलकुंडा और बीजापुर के जैसे महल बना बताए हैं, ये सब आपको डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, ये माइंड मैप जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं मैराथन में। मैराथन होगी आपके एग्जाम से पहले, जिसमें कि आपको पूरी बुक इन ऐसी डायग्रामों से मैं समझाऊंगी। 103 की ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, और आपके एग्जाम के लिए मैं लेकर आ रही हूँ मैराथन। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप PDF मांग सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।